I. Be endless as the ocean and timeless as the tides. Today is 4th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Recently, Mr. Paras Agrawal was named CEO of Twitter. Admiral R. Hari Kumar 25th चीफ हैं नेवल स्टाफ के. हेडक्वार्टर ऑफ LIC मुंबई में है. जूइश कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है फेस्टिवल जिसका नाम है हनुक्का. रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोलते हैं कोरल रीफ्स को. आज के सवाल है काली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. इसका एक पुराना नाम था अंशी, अब ये हो गया है काली टाइगर रिजर्व. श्रीकांत किदाम्बी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. कोयम्बटूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर. Bhindavas Wildlife Sanctuary is located in which state? Who was the first deputy chairman of Planning Commission? Erstwhile this Planning Commission जो बाद में बनेगा नीति आयोग. आज की वोकैबुलरी है एक्सर्शन. एक्सर्शन मतलब तनाव, फिजिकल और मेंटल एफर्ट. स्ट्रेन है, स्ट्रगल है, टॉयल है. एग्रीजियस का मतलब होता है वो आउटस्टैंडिंगली बैड है, शॉकिंग है, अपैलिंग है, हॉरिफिक है. सलुब्रियस का मतलब होता है विच इज गुड फॉर योर हेल्थ, हेल्दी, बेनिफिशियल. इनस्क्रूटेबल मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल है, एनिग्मेटिक, गूढ़ रहस्य. देन प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अननेसेसरी, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना, रिसोर्सेज वेस्ट करना. वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, अपव्ययी. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज के टॉपिक्स हैं कोविड-19 और बूस्टर डोज एंड चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन. इस पे अभी सवाल खड़ा हुआ है. देन 62,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री डिमांड मांगा गया है फॉर दिस एयर इंडिया डेट. नो प्रपोजल टू बैन NSO ग्रुप. Implement panels anti-pollution steps. CCTV cameras. Doctor contacts have only mild fever, Omicron variant. Longest migration route है लेसर फ्लोरिकन का और इसको अभी डिटेक्ट भी किया गया है सैटेलाइट एंड टेलीमेट्री के थ्रू. ये है लेसर फ्लोरिकन. इनका माइग्रेशन पैटर्न आज हम समझेंगे. देन कॉस्ट ऑफ बिजनेस, रिगरस ट्रायल्स. ये है कैरियर बैटल ग्रुप. नेवी, नेवल सुप्रीमेसी क्यों ज़रूरी है. 2013 का एक सवाल था. वैसे भी चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में. सो वी विल रीविजिट दिस टॉपिक द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इसको 2021 के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करेंगे. देन दिस इज मिग 29 एटसेट्रा. कॉरिडोर्स ऑफ डेथ. ये बात है एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, एलिफेंट. वी विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन एज वेल. COP27 अभी इजिप्ट में होगा. COP26 ग्लासगो में था. कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे. फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. बिल टू एक्सटेंड ED CBI चीफ लोकसभा में टेबल किया गया है. MG नरेगा. दिस इज साइक्लोन जावद स्ट्राइक्स और NDMA की ये गाइडलाइंस हैं, डूज एंड डोंट्स. देन आज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन. CRR क्या होता है और SLR क्या होता है और दोनों में डिफरेंस हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू दिल्ली एडिशन. सी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट टू वेट फॉर एक्सपर्ट रिव्यू. एक्सपर्ट व्यू का वेट कर रहे हैं कि कोविड-19 में आगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है. बूस्टर डोज देना है या नहीं देना है, बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना है या नहीं लगाना है. लेट्स वेट फॉर द एक्सपर्ट्स व्यू. डिसीजन जो भी होते हैं वो हरिड नहीं होने चाहिए और पॉलिटिसाइज्ड भी नहीं होने चाहिए. सो वेट कंटिन्यूज. लेट अस सी अभी यहाँ पे क्या रिकमेंडेशंस आती है. 500 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओमिक्रॉन पेशेंट्स अभी ट्रेस किए गए हैं. लेट अस सी नए वेरिएंट का थ्रेट है. अब यहाँ हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख साहब ने क्या बताया. इट शुड बी बेस्ड ऑन प्योर साइंस. डिसीजन क्या लेना है, वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज. इट शुड बी बेस्ड ऑन प्योर साइंस एंड नॉलेज. तो दिस इज देयर. लेट अस सी यहाँ गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है. जो दूसरी न्यूज़ है वो है अबाउट एयर इंडिया डेट. अब सी एयर इंडिया पहले सरकारी था, खूब ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे, उधार के तले ये दब गया.
डेट। अब एयर इंडिया को बेचा गया तो इसके डेट का क्या किया जाए, तो करीब 62,000 करोड़ रुपए का डेट है। ये डेट है एयर इंडिया का, तो इसको क्लियर करने की बात है। अब जो ग्रांट्स होती है तो पहले उन्होंने ग्रांट मांगी थी, फिर बाद में एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री डिमांड, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो 62,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा डिमांड है एयर इंडिया का डेट को क्लियर करने का। अब सी, ये जो पैसा होगा ये जाएगा कंपनी होल्डिंग कैरियर्स लायबिलिटी। दो चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में, एक होते हैं एसेट्स, दूसरी होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में मतलब जैसे डेट उधार कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक दैट। तो ये जो लायबिलिटी है ना उसको क्लियर करने के लिए ये एक्स्ट्रा 62,000 करोड़ रुपए का अभी डिमांड हुआ है, सप्लीमेंट्री डिमांड। तो नोट मिला है, हामी मिली है टू इन्फ्यूज 62,000 करोड़ कंपनी दैट होल्ड्स एयर इंडिया डेट की डेट लायबिलिटीज और सम नॉन कोर एसेट्स। तो मतलब जितना भी एयर इंडिया का है सेल हो गया है और ये सारी चीज़ें अभी क्लियर अप किया जा रहा है। गुड। तो अगस्त 31 तक एयर इंडिया का टोटल डेट है इतना करोड़, इतना करोड़ इस एयर इंडिया का डेट है, कर्जा है। और बिकॉज एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीदा है तो टाटा सन्स की जो सब्सिडरी है टैलेस, इस 62,000 करोड़ में से 15,300 करोड़ रुपए टैलेस अपने ऊपर लेगा इस डेट को, उधार को, बिकॉज टैलेस टाटा सन्स ने एयर इंडिया को परचेज किया है। और फिर जो बचा 46,262 करोड़ वो ट्रांसफर हो जाएगा गवर्नमेंट के स्पेशल पर्पस व्हीकल में, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड। द होल आइडिया इज एयर इंडिया बिक गया है, दिस इज द प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस जो चल रही है क्लीन अप करने का डेट लायबिलिटी और नॉन कोर एसेट्स को। सो दिस इज सेकेंड न्यूज़। एक और न्यूज़ है वो है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में भी पैसे अलोकेट हुए बट वो पैसे कम पड़ गए, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ना सप्लीमेंट्री डिमांड होती है, एक्स्ट्रा डिमांड मांगी जाती है ग्रांट्स की, तो वो एमजी नरेगा में भी ज़्यादा फंड्स यहाँ पे सॉट हैं, मांगे गए हैं। तो दिस इज सेकेंड न्यूज़, ये फर्स्ट न्यूज़ है। और जो थर्ड न्यूज़ है फ्रंट पेज में है वो है नो प्रपोजल टू बैन एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप क्या है? एनएसओ ग्रुप न्यूज़ में था पेगासस सॉफ्टवेयर। पेगासस सॉफ्टवेयर ये इजराइल का है, व्हाट्सएप बहुत सारे लोगों का हैक किया गया था तो उससे रिलेटेड है एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप का जब नाम आया इजरायली फर्म तो इसने कहा हम अपना जो हैकिंग सॉफ्टवेयर है वो केवल गवर्नमेंट को सेल करते हैं, मतलब जो भी हैकिंग हुई है वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट हुई है। सो दिस वाज देयर, नो प्रपोजल टू बैन एनएसओ ग्रुप, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है। देन फोर्थ न्यूज़ इज अबाउट इम्प्लीमेंट पैनल्स एंटी पॉल्यूशन स्टेप्स। दिल्ली के पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन है नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब सेंटर को बोल रहा है कि एंटी पॉल्यूशन के जो भी स्टेप्स हैं उसको लिया जाए। अब स्टेप्स क्या है? एयर क्वालिटी कमीशन है, ये क्रिएट करेगा एनफोर्समेंट टास्क फोर्स। एनफोर्समेंट का मतलब होता है पालन कराना, एनफोर्समेंट टास्क फोर्स। तो फ्लाइंग स्क्वाड्स होंगे, ये घूमेंगे दिल्ली में और जहां पॉल्यूशन रिलेटेड कोई मैटर दिखेगा ये उधर ही उसको पेनलाइज करेंगे पॉल्यूटर्स को इन दिल्ली एनसीआर। अब ये कहाँ पर है? एनसीआर पूरे जोन पे है, एनसीआर, एनसीटी वर्सेस एनसीआर। एनसीआर एक ब्रॉडर जोन है जिसमें हरियाणा और यूपी, राजस्थान इसके जिले भी आते हैं, एनसीआर। एनसीटी इज दिल्ली। तो एनफोर्समेंट टास्क फोर्स है, पूरे एनसीआर में वो घूम के जो भी पॉल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसको पेनलाइज किया जाएगा। तो दिस इज एंटी पॉल्यूशन स्टेप्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड पेज है वो है सीसीटीवी। ये सीसीटीवी कैमराज है। सीसीटीवी कैमरा क्यों ज़रूरी होते हैं? इससे हम लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लाइव वीडियो फीडबैक हम ले सकते हैं वीडियो कैमरा के थ्रू। सीसीटीवी कैमरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सीसीटीवी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोब टूल। इसके वीडियो फुटेज से प्रोब की जा सकती है, जांच की जा सकती है, ऐसा पुलिस ने बताया। कल हमने एक टॉपिक और पढ़ा था साइबर क्राइम, और दिल्ली में साइबर क्राइम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ऑफिसर्स को, पुलिस थाने बन रहे हैं। तो दिस इज सीसीटीवी। सिटी का एयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ है टू वेरी पुअर लेवल, दिस इज गुड न्यूज़। इम्प्रूव टू वेरी पुअर बिकॉज पहले इससे भी बुरा था। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और ये है डॉक्टर्स जिनको अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं नज़र आ रही है थैंकफुली,
तो लेट अस वेट एंड वॉच। लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट है लेसर फ्लोरिकन फ्रॉम राजस्थान, ट्रैक किया गया है। सी, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये माइग्रेशन होता है सीजनल माइग्रेशन। जैसे जब इनका मेटिंग पीरियड चल रहा है तो ये सम डिफरेंट जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, तो इस टाइप से इनका सीजनल माइग्रेशन होता है। ये जो माइग्रेशन होता है ना, ये इंटर कंट्रीज भी होता है, इंटर कॉन्टिनेंट्स भी होता है। जैसे बहुत सारे हमने देखे साइबेरिया से चालू होते हैं, इंडिया आते हैं और फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक जाते हैं। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स किलोमीटर बर्ड्स माइग्रेट करती है। यहाँ जिस बर्ड का नाम है वो है लेसर फ्लोरिकन। ये लेसर फ्लोरिकन ट्रैवल करता है राजस्थान से इधर महाराष्ट्र अहमदनगर तक, 1000 किलोमीटर का ये माइग्रेशन करता है। तो पहले इसके माइग्रेशन में इतना हमें इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हमने क्या यूज़ किया, टेक्नोलॉजी, टैगिंग किया, टेलीमेट्री यूज़ किया, सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया और फिर हमने इसकी 1000 किलोमीटर जर्नी को ट्रेस कर लिया है। तो ये लॉन्गेस्ट है इन कंट्री के अंदर ही, विद इन कंट्री माइग्रेशन रूट लेसर फ्लोरिकन का। ये एंडेंजर्ड बर्ड है ऑफ द बस्टर्ड ग्रुप। तो राजस्थान से महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इनका माइग्रेशन होता है। अब ये जो बर्ड है ये लिस्टेड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। कल आपने IUCN रेड लिस्ट पे आंसर प्रिपेयर किया था, वेल डन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बर्ड भी उसमें ऐड कर लीजिए, दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, द नेम इज लेसर फ्लोरिकन, IUCN कंजर्वेशन नेचर रेड लिस्ट में। तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज है और इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। दिस इज लेसर फ्लोरिकन, ये ऐसा कुछ दिखता है, दिस इज लेसर फ्लोरिकन। ये जो फ्लोरिकन है ये स्मॉलेस्ट है बस्टर्ड फैमिली, इसको खरमोर भी बोलते हैं, इज द लिक और खरमोर। तो दिस इज दिस जीनस, ग्रासलैंड पे रहता है, मेटिंग पीरियड पे ये दिस एक्टिव होते हैं, डिस्प्ले शो होता है बाय मेल्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो इनके पैटर्न को अगर हम समझेंगे ना, माइग्रेटरी बर्ड्स के पैटर्न को, तो इनका कंजर्वेशन हम बेटर कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब इमीडिएट रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज दिस लेसर फ्लोरिकन। अब इसी पे प्रीलिम्स बेस्ड सवाल बन सकता है कि लेसर फ्लोरिकन का ट्रैवल रूट कहाँ से कहाँ आता है, राजस्थान से अहमदनगर। लेसर फ्लोरिकन IUCN रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ओके, then this is cost of business. Now see, street vendors waiting for customers, braving rain on the beach road in Visakhapatnam on Friday. That is why हम हमेशा ये बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, अभी स्ट्रीट वेंडर बिल पे भी हमने बात किया था दिल्ली में। वी नीड टू हैव अ ह्यूमन एंगल, एथिक्स यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अबाउट लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट। तो वी नीड टू हैव अ बैलेंस कि स्ट्रीट वेंडर्स के कारण ट्रैफिक कंजेशन जैसी चीज़ें भी नहीं हो, सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो, एट द सेम टाइम इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क विद डिग्निटी एंड ऑनर, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब से लॉकडाउन वगैरह लगा है तब से हमने देखा है स्ट्रीट वेंडर्स में मेनी अ टाइम्स एट्रोसिटीज़ की गई बाय इवन ब्यूरोक्रेट्स एज वेल, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कॉस्ट ऑफ बिजनेस। देन दिस इज रिगरस ट्रायल्स। ये कौन सी शिप है, ये INS विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब इस पे ऐसे MiG-29 के ऐसे लैंड कर सकता है और यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है। तो दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं, अगस्त 2022 तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडियन ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है और इस बैकयार्ड में चाइनीज़ प्रेजेंस भी बढ़ती जा रही है। सारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स हैं, वो जाते हैं थ्रू इंडियन ओशन। सो दैट इज़ वाई इंडियन ओशन में इंडिया को अपनी मजबूती बनाए रखना चाहिए। लैंड का तो देखो ऐसा है कि लैंड में काफ़ी हद तक स्टेलमेट आ गया है, इधर पाकिस्तान इधर चाइना, यहाँ काफ़ी हद तक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन है। बट जो सी है, सी इज़ ओपन, यहाँ पर हमें क्विकली अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करना ज़रूरी है और यहाँ एडवांटेज इंडिया है। सो दिस वी शुड नॉट इग्नोर। तो ये जो ट्रायल्स हैं INS विक्रांत के भी हो रहे हैं, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट्स आए हैं यहाँ पे वाइस एडमिरल दास गुप्ता साहब के कि क्यों हमें सी में फोकस करना चाहिए। और जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर भी हम बेस बना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो ऑल द एयरक्राफ्ट विल बी बेस्ड इज दिस Arakonam, and this will enhance our
लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज भी इन सारे एयरक्राफ्ट में रहेगी, आईएनएस विक्रांत में भी, और जो दूसरे स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहे हैं नीलगिरी क्लास वहां भी। और इसमें सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी होगा, बिकॉज जो इंडियन ओशन है, स्पेशली जो बे ऑफ बंगाल है, इसमें हमने एक आर्टिकल देखा था, यहाँ सबमरीन वॉरफेयर के लिए ना बड़ी सूटेबल है ज्योग्राफी, और मैनी मैनी चाइनीज सबमरीन्स स्पॉट की गई है टाइम टू टाइम इन इंडियन ओशन, स्पेशली इन बे ऑफ बंगाल, बिकॉज यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट भी है। तो चाइना मलक्का स्ट्रेट को हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करता है, बिकॉज सारा जो ऑयल है वो मलक्का स्ट्रेट से पास हो रहा है यहाँ, इसीलिए हमने अंडमान एंड निकोबार पे भी बेस अपना स्ट्रेंथन किया है, प्रॉक्सिमिटी है मलक्का स्ट्रेट से। सो ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ सबमरीन वॉरफेयर इज इंपॉर्टेंट, तो हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। फिर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनासांस, ये सारी कैपेबिलिटीज भी होंगी। कुछ नए हैं जैसे आईएनएस विक्रांत है, मिग 29K का स्क्वाड्रन बन रहा है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा है। व्हाट इज प्रोजेक्ट 17 अल्फा? इसमें नीलगिरी क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल वगैरह हम यहाँ पे फ्रिगेट्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम कैरियर बैटल ग्रुप बनाएं। प्रोजेक्ट 17 अल्फा, दिस 7 नीलगिरी क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बन रही हैं। फ्रिगेट्स मतलब दिस ग्रुप ऑफ दिस शिप्स, वॉर शिप्स। तो मजेगांव मुंबई में है और गार्डन रीच कोलकाता में भी है, ईस्टर्न नेवल कमांड का ये पार्ट होगा। गुड। तो एंटी सबमरीन भी है, स्टेल्थ भी है, आईएनएस मैसूर भी डिप्लॉय होगा यहाँ पे, आईएनएस मुंबई, आईएनएस दिल्ली, ये सब क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। तो हम बे ऑफ बंगाल में अपनी मिलिट्री नेवल कैपेसिटी को इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं। P8I एयरक्राफ्ट भी होगा, एग्जिस्टिंग फ्लीट में 4 नए ऐड हो रहे हैं, तो दिस इज गुड। अब इसी पे बेस्ड हम एक सवाल देखते हैं, जैसे 2013 का टाइम है, ये जो टाइम है ना, तब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बड़ा न्यूज़ में था और चाइना इसकी तैयारी कर रहा था, बिकॉज इस टाइम पे शी जिनपिंग चाइनीज प्रीमियर बन गए थे, और शी जिनपिंग की डॉक्ट्राइन हमें पता है, मिलिट्री माइट डेवलप करना है चाइना की। सो तब से ये न्यूज़ आने लग गई, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। एक्चुअली चाइना क्या कर रहा है, जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा हो गया, इधर सितवे हो गया, इधर पाकिस्तान में पोर्ट बना दिया, तो मतलब ये पर्ल्स हैं, पोर्ट है, ये पर्ल्स है, और ऐसे करके वो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो दिस इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये हमारे लिए एक थ्रेट था। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? ये एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज नॉट वन वर्ड, इट इज अ डॉक्ट्राइन, इट इज अ डॉक्ट्राइन। हमें इस डॉक्ट्राइन को बताना है चाइना की, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इस डॉक्ट्राइन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हैं, ट्रेड भी है, मिलिट्री भी है, सिक्योरिटी भी है, एक्सप्लोरेशन भी है, इंटरनेशनल रीच भी है। तो व्हाट इज दिस द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और ये कैसे इम्पैक्ट किया इंडिया को? हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर। अब 2013 में बात थी, 2021 तक हमने काफ़ी स्टेप्स भी लिए, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद रिगार्ड टू 2021। आज की डेट के हिसाब से ये प्रश्न कैसे सॉल्व होना चाहिए? सॉल्व, क्योंकि ये भी अभी भी उतना ही रेलेवेंट है जितना ये 2013 में था। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये किसका है सवाल? ये है GS2 का। GS2 में भी IR सेक्शन का है। सिलेबस वीडियो अगर नहीं देखा है तो गो थ्रू सिलेबस वीडियो फर्स्ट। देन ये है कॉरिडोर्स ऑफ डेथ, तो ये तो था दिस सेक्शन। एडिटोरियल में ये फर्स्ट सेक्शन है, दिस इज अबाउट NIA UAPA, जो है कि गवर्नमेंट इसका यूज हो, मिसयूज नहीं हो, वॉइस साइलेंस करने के लिए ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। देन कॉरिडोर्स ऑफ डेथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। GS3 एनवायरनमेंट इकोलॉजी डेवलपमेंट, कॉरिडोर्स ऑफ डेथ। कल ही हमने देखा एलिफेंट्स विक्टिम हो गए, ट्रेन कोलिजन हो गया, इलेक्ट्रिक फेंसेस हम बनाते हैं पर वो भी नहीं होता, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नीडलेस टू से द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी इज क्रूशियल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना एलिफेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, वो सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी होता है। फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में कौन रह रहा है, वहाँ कौन से गांव वाले रह रहे हैं, कौन सी ट्राइब्स रह रही है, लोग हैं, लोकल लीडर्स हैं, अगर उनका सपोर्ट मिल जाता है तो कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा होता है लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट बड़ा क्रूशियल है। सेकेंड, एक्चुअली इसमें ये पहले प्रॉब्लम बताया है कि इस टाइप के जो मैन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ऑन राइज है।
अक्सर हम लेपर्ड के साथ देखते हैं, एक बार राइनो देखा हमने, टाइगर का अटैक हो गया, अभी एलिफेंट का अटैक भी हो जाता है। एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में अगर एनिमल जीतता है तो ह्यूमन लाइफ जाती है, और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एनिमल लाइफ जाती है। द पॉइंट इज दोनों ही केस लॉस लॉस सिचुएशन है। वी नीड टू सॉल्व दिस एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, रूट कॉज से इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमल लाइक एलिफेंट हम क्या कर सकते हैं? कुछ टाइम हमने पहले देखा था, गांव या फिर जो इम्पोर्टेंट रेलवे ऐसा जोन है, वहाँ हम एक सोलर पावर्ड फेंस बनाए, ऐसा बाड़ा बनाए, और उसमें सोलर पावर्ड लो करंट वाला ऐसा फेंसिंग होगी। तो एक हल्का सा इलेक्ट्रिक झटका लगेगा एलिफेंट को, जो उसके लिए डेडली भी नहीं होगा, और एलिफेंट फिर उस ट्रैक पे नहीं जाएगा। दिस इज़ वन सॉल्यूशन। तमिलनाडु केरला में है। अब ये क्या है? एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ करना अपने आंसर में। फिर हम ऐसे लेमन ग्रास वगैरह भी लगा सकते हैं। ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में ट्राई किया। द पॉइंट इज हम वार्ड ऑफ करें, एलिफेंट को ह्यूमन सेटलमेंट के पास आने से रोकें। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स हो, इको ब्रिजेस हो, अंडर पासेस हो फॉर द सेफ पैसेज ऑफ एनिमल्स। मतलब रोड एलिवेटेड बना दिया, नीचे ऐसे है पिलर्स है, एलिफेंट नीचे से क्रॉस हो जाएगा, उसका ब्रेकेज नहीं हुआ, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ। तो एलिवेटेड इस टाइप से हम बनाएं। जैसे पेच में अभी ऐसे ही कुछ वर्क हुआ है, एलिवेटेड रोड पूरा निकाला गया है इस लंबे कॉरिडोर में, सो दैट जो एनिमल कॉरिडोर है वो डिस्टर्ब नहीं हो। पीरियोडिक रिव्यू हो, आइडेंटिफिकेशन की एलिफेंट्स का हर्ड है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, पैसेज क्या है। सेट दिस, जो लोग हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, रेलवे स्टाफ को भी। जैसे ट्रेन आ रही है, अब हमको पता है यहाँ एलिफेंट क्रॉसिंग है, तो वो ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए उस एरिया में। स्टैंडर्डाइजेशन हो ट्रैक साइनेज का, वहाँ पे साइंस बने हो कि जैसे होता है ना अंधा मोड़, आगे शार्प टर्न है, तो ऐसे ही साइनेज हो कि आगे एलिफेंट कॉरिडोर है। इंस्टॉलेशन ऑफ एनिमल डिटेक्शन सिस्टम हो, ट्रांसमीटर कॉलर्स लगाए इनमें। हनी बी इज़ वन सॉल्यूशन। हनी बी से एलिफेंट्स डरते हैं, भाग जाते हैं, तो ये हम लगा दें कॉरिडोर के आसपास। साउंड एमिटिंग डिवाइसेस हो। तो ये कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो एलिफेंट इन कॉन्टेक्स्ट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अंडर पासेस बनाए, ओवर पासेस बनाए। द पॉइंट इज वी नीड टू सेव लाइव्स, एनिमल का लाइफ भी और ह्यूमन का लाइफ भी। अब एक प्रोजेक्ट एलिफेंट था, 91-92 में आया था। इसमें हैबिटेट भी बचाना था और कॉरिडोर भी बचाना था एलिफेंट का। अब जैसे ये ना, ये इंडियन एलिफेंट है, ये इंडियन एलिफेंट ऐसा होता है, अफ्रीकन एलिफेंट ऐसा होता है, थोड़ा जेनेटिकली डिफरेंट है ये। तो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको सॉल्व करें, डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स को भी वेलफेयर करें, बिकॉज कई बार हम देखते हैं टेम्पल्स में या फिर ऐसे एलिफेंट्स होते हैं, तो उन एलिफेंट्स का भी दिस प्रॉपर उनको वेल ट्रीटमेंट होना चाहिए। रिसर्च, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो ये सारे पिलर्स थे 1991-92 प्रोजेक्ट एलिफेंट के। अभी कुछ ही टाइम पहले सर्वे भी हुआ था एलिफेंट का, तो हमें इतने एलिफेंट्स हैं, ये सारे राज्यों में एलिफेंट्स मिलते हैं, कर्नाटका, असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, यूपी, त्रिपुरा, आंध्रा, अंडमान, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, एमपी, हरियाणा, हिमाचल एंड महाराष्ट्र। इन सब में सम नंबर्स ऑफ दिस एलिफेंट है। तो आज का जो दूसरा सवाल है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ह्यूमंस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ये शब्द से क्या मायने, इसके भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। थिंक ह्यूमंस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉजेस, इसके कॉजेस क्या है। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो हम खुद ही है, एंथ्रोपोजेनिक, हम इनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन राइज। तो ये कहना गलत है कि एनिमल हमारे यहाँ आ गया, द ट्रूथ इज हम एनिमल के घर में घुस गए। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉजेज, देन सजेस्ट सम इनोवेटिव सॉल्यूशन। अब इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या होंगे? लाइक दिस इज विद रिगार्ड टू एलिफेंट। थिंक लेपर्ड में क्या कर सकते हैं, टाइगर में क्या कर सकते हैं, राइनो में क्या कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन COP27 होगा इजिप्ट में, और वी शुड फोकस ऑन फूड सिस्टम। जैसे एक मूवी है ना इंटरस्टेलर, उसमें ना फूड प्रोडक्शन बंद हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो उससे आती है शॉर्टेज, हमारे पास खाने को फूड नहीं होता। तो इमेजिन अगर ऐसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहा, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन फेलियर हो गया, देन हम क्या करेंगे? सो द फूड सिस्टम सिक्योरिटी शुड बी अवर प्रायोरिटी। हमें री इमेजिन करना पड़ेगा फूड सिस्टम। अनइक्वल और स्ट्रेन्ड है वर्ड ऑर्डर, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी एंड वी नीड टू अडेप्ट।
अब ये जो सवाल है ना, जो आर्टिकल है, इसमें बेसिकली बहुत सारे सजेशन, सॉल्यूशंस और टेक्स्ट है। हम इसको एज इट इज़ इसलिए देखते हैं बिकॉज इससे हमें मिलता है एक्सेलेंट फॉर्डर मटेरियल। सी, हमें बोला जाता है योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, लाइक बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देखो। ये सब चीज़ ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, इतना सारा ट्रेस करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई हम हमेशा बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर एक अच्छे से पढ़ो, उसमें सब मटेरियल मिल जाता है। लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी, डिफरेंट आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, वोकेबुलरी भी ठीक हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक हो जाएगा, पढ़ाई में एक रेगुलरिटी भी आ जाएगी, आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई, और प्लस ये प्रैक्टिकल भी है, फिजिबल भी है, सस्टेनेबल भी है। तो इधर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अपना ऑप्शनल तैयार करो। पढ़ाई हमेशा होलजम होनी चाहिए। सो सी, अब इसमें जैसे कंटेंट कितना अच्छा है, एनालिसिस देखें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। तो ये बताता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, इतने मिलियन एडिशनल पीपल इन द ग्रिप ऑफ हंगर आ जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश हो गया, टेम्परेचर राइज होगा तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, क्रॉप फेलियर होगा, वाटर का स्कार्सिटी होगा, न्यूट्रिशन लेवल थ्रेटन होगा, एग्री, फिशिंग, लाइव स्टॉक, सब जगह इसका इम्पैक्ट आएगा। अब इसके सॉल्यूशंस बताएं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 करके सॉल्यूशंस हैं। पहला, हम रिजाइलियंट बने लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। रिजाइलियंट मतलब स्ट्रेस आने पर भी वो टूटता नहीं है, लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। प्रोटेक्ट करें इंप्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटी। लाइवलीहुड ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटी जैसे कोस्टल कम्युनिटी हो गई या फिर आइलैंड में जो रह रहे हैं, उनको हम प्रोटेक्शन दें, रिजाइलियंट करें। सेकेंड, एडेप्टेशन हो क्लाइमेट रिजाइलियंट फूड क्रॉप्स का। जैसे जो मिलेट है ना, ये बड़ी मजबूत क्रॉप मानी जाती है। ये जल्दी क्लाइमेट में, टेम्परेचर वगैरह इन सब में इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, कम पानी में भी ये जीवित रहती है। तो मिलेट जैसी क्रॉप है, इसको हम एम्फेसाइज करें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, जैसे कल आपने आंसर्स लिखे डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो हमें ऐसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट है, जो विमेन सेक्शन है उसको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। इनेबलिंग विमेन्स कंट्रोल एंड ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, एसेट्स, वैल्यू एडिशन एंड लोकल सॉल्यूशंस होना भी ज़रूरी है। सी, सच गुड लैंग्वेज, सच रिफाइंड पॉइंट्स, तो ये चीज़ हमें सीखना है, ये चीज़ हमें पिक करना है। फोर्थ, प्रमोट करें रिजाइलेंट एग्री सेक्टर, क्रिएटिंग सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू फाइनेंस, innovation for smallholder farmers, climate information and preparedness। वंडरफुल, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, फाइनेंस दो, स्मॉल होल्डर्स हैं, कम जो ज़मीन है वो फार्मर्स हैं, उनको हम इनोवेटिव सॉल्यूशन दें, उनको तैयार करें। फिफ्थ, बिल्डिंग कैपेसिटी हो, नॉलेज ऑफ सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट फॉर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो कि कहाँ दिक्कत आ सकती है, और नॉलेज शेयरिंग हो, सोसाइटी, गवर्नमेंट, सबका टीम एफर्ट हो यहाँ पे। तो अगेन दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स 1 2 3 4 5। तो एडेप्टेशन ज़रूरी होगा, कम्युनिटी लेवल पे हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अब ये जो एंडिंग है, एंडिंग दिस कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज ऑल्सो रियली गुड। जैसे यहाँ पे लिखा है, हमें री इमेजिन करना पड़ेगा फूड सिस्टम को, बैलेंस करनी पड़ेगी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, मिटिगेट करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज, इंश्योर करना पड़ेगा हेल्दी, सेफ, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल फूड। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का चाहिए, फार्मर के सपोर्ट में। हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा रिजाइलियंस, अट्रैक्टिव इनकम सॉल्यूशंस जनरेट करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, और एनवायरनमेंट जो है उसमें सारे स्मॉल होल्डर्स, यूथ, सारे स्टेक होल्डर्स का एक कोऑपरेशन लाना पड़ेगा। वंडरफुल। अब जैसे ये पैराग्राफ देखा, यूज इट इन योर ऐसे, ऐसे में कहीं सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कुछ है, यूज दीज ऑल पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट COP27 जो नेक्स्ट ईयर होगा इजिप्ट में। अभी COP26 हुआ था ग्लासगो में, तो उसका भूमिका बनाने का ये आर्टिकल था। अब जो नेक्स्ट है वो है COP27। ये बात है, NIRF की जो रैंकिंग वगैरह होती है ना, इनको कभी सीरियसली लेना नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग वगैरह 1 2 3 4 5 लाइक दैट। रीकास्ट दिस एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब जहाँ कंपैरिजन नहीं है वहाँ पे भी कंपैरिजन होता है, डोंट टेक इट सीरियसली। इसमें सीरियस ओवरऑल भी ज़रूरी है दिस एंटायर रैंकिंग मेथडोलॉजी में।
अ ड्रग बस्ट ओपन अ कैन ऑफ बिटकॉइंस। देन एमजी नरेगा में एक्स्ट्रा इतना पैसा चाहिए बिकॉज डिमांड ज़्यादा आ गई एमजी नरेगा की बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड-19, तो इतना एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंट्री डिमांड आई है। लोकसभा बोलती है कि हम 204% प्रोडक्टिविटी में वर्क किए हैं। अब यहाँ पे भी प्रोजेक्शंस एंड विजुअल्स होता है। मंत्री लोग बोलते हैं, सांसद लोग कि हम तो रात रात भर तक काम किया है हमने। वाओ। देन बिल्स टू एक्सटेंड ईडी सीबीआई चीफ्स टर्म टेबल्ड इन लोकसभा, तो अभी टर्म इंक्रीज करने की बात थी, उसका बिल अभी लोकसभा में आ गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के चीफ का, तो क्या होगा, 1 ईयर का उनको एक्सटेंशन मिल पाएगा अप टू 5 ईयर्स इन टोटल। अब बात ये आती है, क्या अगर जो 1 ईयर एक्सटेंशन होगा वो गवर्नमेंट देगी, तो अगर गवर्नमेंट दे रही है एक्सटेंशन तो क्या ईडी और सीबीआई के जो चीफ है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी दिस इंडिपेंडेंस ऑफ ईडी और सीबीआई चीफ। तो इस पे भी सवाल थे। लेट अस सी, बिल आ गया है लोकसभा पे। देन अब जैसे थरूर जी ने बिल प्लेस किया, तो ये कौन सा बिल कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। जो हमने क्वेश्चन देखा था, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन प्राइवेट मेंबर बिल। देन अफगानिस्तान के ट्रक कैन कैरी इंडियन एड वाया पाकिस्तान, दिस इज सम रिलीफ बिकॉज अफगानिस्तान को भी डायर नीड है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देन पोषण ट्रैकर डेटा अंडर रैप्स, न्यूट्रिशन इंडिकेटर है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसको हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग वैसे भी पुअर आई थी, देयर इज बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। पोषण ट्रैकर डेटा है अंडर रैप्स, न्यूट्रिशन इंडिकेटर, माल नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, लाइक दैट। साइक्लोन जावर टू ब्रिंग हैवी रेन टू ओडिशा, बंगाल एंड आंध्रा, तो ये साइक्लोन आ रहा है। साइक्लोन आ रहा है तो एनडीएमए की गाइडलाइन हमें पता होनी चाहिए, बिफोर साइक्लोन, ड्यूरिंग एंड आउट एंड आफ्टर। रूमर्स कभी नहीं होने चाहिए, स्टे काम, डोंट पैनिक। यूपीएससी प्रिपरेशन में भी ये जो रूमर्स हैं, फैंसी चीज़ें, इनका कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे जैसे आप मैच्योर हो गए, आपको चीज़ें खुद ही समझने आने लग जाएगी सारी। जो बोरिंग है वो बेटर है। सिस्टमेटिकली एवरीडे ओल्ड स्कूल टाइप पढ़ाई करिए, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। रूमर्स, स्टे काम, डोंट पैनिक। मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज रखें, रेडियो वगैरह न्यूज़ देखते रहें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सेव करिए बिकॉज अक्सर पानी में वो भीग जाते हैं। इमरजेंसी किट में एसेंशियल आइटम, सेफ्टी मेडिसिन रखिए, सिक्योर करिए अपने हाउसेस को, कैटल्स और एनिमल्स भी रखिए। फिशरमैन अभी रेडियो सेट लेके जाए एंड डू नॉट वेंचर आउट इन द सी। जब साइक्लोन आ रहा है तब भी इंडोर रखिए। गैस वगैरह के जो पाइपलाइंस वगैरह है उसका ध्यान रखिए, लीकेजेस तो नहीं हो रहा है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, बॉइल्ड क्लोरीनेटेड वाटर करिए बिकॉज साइक्लोन्स आता है, फ्लड्स आता है तो वाटर बॉर्न डिसीजेस बढ़ जाती है। ऑफिशियल वार्निंग ही हमें रिलाई करना है, रूमर मॉन्गरिंग पे नहीं करना है। आउटडोर्स हो तो डैमेज्ड बिल्डिंग में मत जाइए। ब्रोकन इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा होता है। सेफ शेल्टर लीजिए और गवर्नमेंट जो भी बता रही है उसको सुनिए। बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड। अब ये जो गाइडलाइन है ना, वो एनडीएमए की गाइडलाइन है। एनडीएमए में मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जो गाइडलाइंस है इसको हम अपने पॉइंट्स बना के भी, जब भी हमें सवाल आए कुछ डिजास्टर रिलीफ का, बिकॉज डिजास्टर सिलेबस का एक बड़ा पार्ट है, तो वी कैन राइट डाउन दीज गाइडलाइंस। देन शटरबर्ग लीड्स टू अ प्रेटी फाइंड इन सिक्किम, ये एक बटरफ्लाई मिली है आगे। डैम सेफ्टी एक्ट विल ब्रिंग इन यूनिफाइड पॉलिसीज, ये पास हो गया है। इंडिया ने रिवोक किया पेप्सिको पोटैटो पेटेंट। पेप्सिको ने बोला था एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो पोटैटो आलू है वो केवल हम ही ग्रो कर सकते हैं, उस पर बात था। कुछ फार्मर्स ने उसको ग्रो कर लिया। इन दी एंड ये डिसीजन फार्मर्स के दिस फेवर में गया है। ये शटर बग है, अच्छे फोटोज यहाँ पे मिले हैं। सोनम वांगचुक, ही इज फ्रॉम सिक्किम। तो यहाँ पर इनको कुछ नए फोटोग्राफ्स लिए तो एक नई बटरफ्लाई स्पीशीज आइडेंटिफाई हुआ है, डिस्कवर हुआ है। वैक्सीनेशन ही एक की है टू बैटल ओमिक्रॉन, डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया, और कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। देन दिस इज यूएसी, राफेल जेट्स फॉर दिस मच बिलियन, दिस इज अ ह्यूज नंबर। सी, अभी कुछ ही टाइम पहले बात चल रही थी बॉयकॉट फ्रांस, लाइक दैट। नाउ इतना बड़े नंबर का यहाँ पे डील हुआ है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसी को बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स।
तो ये चीज़ हुआ, यूएई ने परचेज किया यहाँ पे, दिस इज़ अ ह्यूज सम, 80 रफेल वॉरप्लेन यहाँ पे आएंगे और कुछ और इक्विपमेंट्स भी हैं। जो यूएई है, यूएई के पास ट्रक लोड ऑफ मनी है, तो वो ऐसे सीधा परचेज कर लेता है। यूएई फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम यूएस, ये सब डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पे सप्लाई करते हैं। पूरे दिस वेस्ट, दिस मिडिल ईस्ट को सप्लाई होती है। स्पेशली जैसे सऊदी भी है, जो सिप्री की रिपोर्ट थी वो बताई थी कि सऊदी नंबर 1 दिस वेपन परचेजर रहा है लास्ट ईयर। सऊदी ने इंपोर्ट किए हैं वेपन्स, मिलिट्री हार्डवेयर। तो सेम इज़ द केस विद यूएई। तो ये रफेल जेट है, 80 इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। ये जो पूरा वेपन्स है ना, ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। पूरी इकोनॉमी इस पे बेट करती है कि वॉर कहाँ पे हो रही है, डिस्टर्बेंस कहाँ पे हो रहा है। तो ये पूरा एक इकोनॉमी ऐसे चलता है। श्रीलंका सफर्स मेजर पावर आउटेज, श्रीलंका डिटेक्ट्स फर्स्ट केस ऑफ दिस, गुड। देन ऑस्ट्रेलियन वाइन, अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना का टेंशन है। ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी, दोनों में क्लोजनेस बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया से अभी हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं थोड़े ही टाइम पे, नेक्स्ट मंथ ये होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर टोनी अबॉट सेड ऑन फ्राइडे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टोनी अबॉट सेड ऑन फ्राइडे, स्पेशल एनवॉय टू इंडिया दिस। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की वाइन तो पहले ही आने लग गई है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बिफोर। जो ट्रेड है उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी अच्छा दिस स्कोप है कोऑपरेशन का। सर्वे बता रहा है सर्विस ग्रोथ फास्टेस्ट है सिंस 2011, विच इज़ गुड, बिकॉज इंडिया में सर्विस सेक्टर से ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जॉइंट ग्लोबल एक्शन ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए। टेक फर्म्स और मिस्टर मुकेश अंबानी, जियो, आई एम अ बिग बिलीवर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सी अभी बिल भी आ रहा है, लेट अस सी, इसको डिटेल में हम देखेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेट अस सी। क्रिप्टो बैन है बट उसकी टेक्नोलॉजी जो है ना बिहाइंड, उसको हम प्रमोट करेंगे। और एज सच क्रिप्टो भी बैन नहीं है, क्रिप्टो, प्राइवेट क्रिप्टो रेगुलेट किया जाएगा। सिक्योरिटी विल एड फिनटेक रिटेन यूजर ट्रस्ट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। देन दिस इज स्पोर्ट्स, कल मयंक ने अच्छा खेला, सेंचुरी। देन दिस इज वीकेंड स्पोर्ट्स, आज वीकेंड्स है तो आज वो नहीं आता है, दिस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज द हिंदू। आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब सी, वोकैबुलरी, लैंग्वेज अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, इससे ना बहुत सारी चीज़ें ना लॉजिकल और ऑब्वियस लगने लग जाती है। सी, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व हमें पता है जैसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स थे पेट्रोलियम के, तो एक मतलब रिजर्व रखना है कैश का। कैश मतलब लिक्विड, इजी लिक्विड। रिजर्व, एक रिजर्व बना के रखना है। रेशियो मतलब 100 रुपए में से कितना हमें एक रिजर्व बना के रखना है कैश का। तो 100 रुपए अगर आपके पास हैं, उससे कितना हमें कैश रिजर्व रखना है, उसका रेशियो क्या है कैश रिजर्व का, वो कहलाता है CRR। तो ये तो शब्दों का मतलब हुआ। अब सी, जो CRR होता है ना, ये स्पेसिफिक पार्ट होता है। जो रेशियो है स्पेसिफिक पार्ट है, टोटल डिपॉजिट दैट इज हेल्ड एज अ रिजर्व बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड इट इज मैंडेटेड बाय द RBI। तो एक कोई कमर्शियल बैंक है, उसका टोटल डिपॉजिट है, उस टोटल डिपॉजिट से सर्टेन पार्ट एज अ रिजर्व रखना है और ये RBI बताता है कितना रखना है, तो उसको बोलते हैं CRR। ये जो स्पेसिफिक अमाउंट होता है ये हेल्ड होता है एज अ रिजर्व। रिजर्व के टाइम पे रहता है ये, किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में या कैश इक्विवेलेंट में। स्टोर होता है बैंक की वॉल्ट पे और वो सेंड किया जाता है RBI। CRR इंश्योर करता है बैंक्स डू नॉट रन आउट ऑफ मनी, मतलब जो टोटल पैसा है बैंक का, ऐसा नहीं कि वो सारा पैसा ही यूज कर ले लोन देने में या फिर इधर कहीं, एक रिजर्व रखना पड़ेगा उसे। आउट ऑफ मनी कहीं वो बैंक नहीं हो जाए, इसलिए उसको एक बफर बना के रखना पड़ेगा जिसको कहा जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो RBI बोलेगा और RBI इतना पैसा उससे एक अलग से बचा के अलग रखवा लेगा, तो वो CRR हुआ। CRR जो होता है ये डिसाइड होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कल हमने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी देखा था। MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी मतलब RBI। तो RBI की MPC होती है, पीरियोडिक मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी होती है। तो ये डिसाइड करते हैं CRR का रेशो कितना रखना है। अगर CRR रेशो कम है, मतलब 100 रुपए में से आपको बहुत कम पैसा ही आपको एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा जिसको आप यूज नहीं कर पाओगे और वो पैसा RBI को देना पड़ेगा।
तो अगर CRR इज लो, द लिक्विडिटी विद द बैंक इंक्रीजेस। मतलब CRR तो वो पैसा हो गया ना जो यूज नहीं कर पा रहे हैं वो, तो अगर CRR कम है तो ज्यादा पैसा यूजेबल हो गया, तो मतलब लिक्विडिटी बैंक की बढ़ जाती है और बैंक गोज इनटू इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग एंड वाइसी वर्सा। हायर CRR हुआ मतलब 10% आपको CRR रखना है, मतलब इस 10% पैसे को आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो लिक्विडिटी कम हो गई, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी कम है अगर हायर CRR है, और लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे, स्लोज डाउन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि CRR के थ्रू RBI बैंक की लिक्विडिटी को चेंज कर सकता है। तो इसीलिए CRR इंपॉर्टेंट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसके बेनिफिट क्या है? ये जो CRR है ये रेगुलेट करता है मनी सप्लाई एंड द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है। लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन कम करना है, लिक्विडिटी कम कर दो, लिक्विडिटी कम करना है मतलब CRR बढ़ा दो। तो इससे रेगुलेट होता है मनी सप्लाई। CRR इंश्योर करता है सिक्योरिटी ऑफ द रिजर्व्ड अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द बैंक्स डिपॉजिट जो स्टोर्ड है विद द RBI। बैंक उस पैसे को यूज नहीं कर पाएगा, which can be readily available as the need of the customer. CRR मेजर रोल प्ले करता है। इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, हाई इन्फ्लेशन है तो RBI CRR बढ़ा देगा, CRR बढ़ेगा तो बैंक की लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट की लिक्विडिटी कम होगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। एक्सेस मनी हमने यहाँ पे स्क्वीज कर लिया। अगर फंड की जरूरत है, ग्रोथ करनी है तो CRR को कम कर देंगे, तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन और ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। तो लो रेट ऑफ CRR इंक्रीजेस द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो CRR से बैंक की लिक्विडिटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और बैंक की लिक्विडिटी से हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज कैश रिजर्व रेशियो। अब दूसरा वर्ड होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR रेशियो होता है डिपॉजिट बैंक हैव टू मेंटेन एट RBI। बैंक को इतना पैसा RBI को देना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, वो CRR हुआ। SLR होता है डिपॉजिट दैट द बैंक नीड्स टू मेंटेन विद देम। ये खुद ही के पास वो इजी लिक्विड फॉर्म में SLR रखते हैं। CRR कैश के फॉर्म में होता है। SLR जो होता है गोल्ड, कैश, अदर सिक्योरिटी में हो सकता है। CRR से फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल होता है। SLR एक्चुअली एक कुशन टाइप है। अगर सडन बहुत ज्यादा सब बैंक जाने लग गए, बैंक रश हो गया, तो बैंक के पास इतना पैसा है, मीट अ सडन डिमांड ऑफ डिपॉजिटर, SLR। CRR RBI के पास होता है, SLR बैंक के पास ही होता है। CRR लिक्विडिटी रेगुलेट करता है इकोनॉमी की, SLR क्रेडिट फैसिलिटी रेगुलेट करता है बैंक की। बैंक डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड इन CRR। CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और SLR तो बैंक के पास ही है, बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन SLR। सो ये डिफरेंस है CRR और SLR में। अब कल हम रेपो और रिवर्स रेपो देखेंगे। तो आज के सवाल है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इन द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ऑलराइट, so this is 4th of December 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.